और माइका ज़्यादा करके आपको बिहार के छोटा नागपुर प्लेटू एरिया में मिलता है ये, ठीक है, और ये सॉइल के साथ ही मिलता है। माइका का बेसिकली एज अ रिसोर्स क्या यूज़ है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है लेकिन इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है। तो आप जब इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस वगैरह बनाते हैं तो आपका जो ये एक माइका की शीट्स लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो हीट है वो आपके सरफेस तक आता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी तो कपड़ा चिपक जाएगा, ठीक है, और एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। सो माइका इज बेसिकली यूज्ड इन सम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। ओके, कोडरमा गया हजारीबाग ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, ठीक है। तो गया में और हजारीबाग विच बेसिकली फॉर्म्स इन द छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ पे माइका का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। हैज़ एनीबडी बीन टू बिहार इन दीज प्लेसेस? अगर आप देखोगे ना वहाँ पे सॉइल जो है ना उसमें आपको माइका दिखेगा, ठीक है, मतलब सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसमें आपको माइका दिखेगा। मतलब माइका एक ग्लास की तरह पार्टिकल होता है, हालांकि वो ग्लास की तरह इंजूरियस नहीं होता है, ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट होता है वो, उसमें ऐसे लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपके ज़मीन में ही आपको माइका दिखेगा, ऊपर ज़मीन में ही, ठीक है। सो कोडरमा गया और हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर, ठीक है। इन राजस्थान द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड अजमेर, ठीक है। नेल्लोर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री। सो दीज आर ऑल माइका प्रोड्यूसर्स। माइका एज अ प्रोडक्ट इज एक्सीलेंट फॉर मेकिंग थिंग्स विच ऑन विच, जैसे आपका देखो गीजर है, गीजर में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप गीजर को छुएंगे और आपको करंट लग जाए तो भाई साहब बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए गीजर में आपका जो हीट है वही सिर्फ बाहर आवे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ना होवे, वहां पे भी हम माइका को इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। लाइमस्टोन बेसिकली चौक है। लाइमस्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। तो जो रॉक्स आपके बनते हैं किससे? रॉक्स आपके जो बनते हैं भाई साहब कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट और भाई साहब कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। इन सब चीज़ों से भाई साहब आपको लाइमस्टोन मिलता है, ठीक है। सो दीज आर लाइमस्टोन डिपॉजिट्स, ठीक है। लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। आज की तारीख में भाई साहब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री में सारा जो भी आपका कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, हाउस से लेकर ब्रिजेस से लेकर सारे में सीमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। आपने मेटलर्जी में जब पढ़ा था, ठीक है, तो आयरन के मेल्टिंग में सीमेंट का बहुत ज़्यादा, लाइमस्टोन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आपने वो जब ब्लास्ट फर्नेस पढ़ा तो उसमें लाइमस्टोन नीचे की तरफ रहता है, ठीक है। तो स्मेल्टिंग आयरन मतलब आयरन को मेल्ट करने में लाइमस्टोन का एक बहुत बड़ा योगदान है ब्लास्ट फर्नेस में, स्मेल्टिंग आयरन, ठीक है। हजार्डस ऑफ, तो आपके जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे हम मिनरल्स को अर्थ के अंडर से निकालते हैं, तो उसके हजार्ड्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, ठीक है। The dust and noxious fumes inhaled by miners make them vulnerable to pulmonary diseases। तो जो माइनर्स होते हैं वो भाई साहब ज़मीन के अंदर तक जाते हैं, ठीक है, ज़मीन के अंदर तक जाते हैं और ज़मीन में बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं, डस्ट है, फ्यूम्स हैं, दे विल बेसिकली लीड देम विथ मैनी पुलमोनरी डिजीजेस, मतलब लंग रिलेटेड डिजीजेस काफ़ी सारे हो सकते हैं इनको, ठीक है। द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ्स, आज की तारीख में तो ये हादसे बहुत कम होते हैं। एक ज़माना था जब कोल माइंस में बहुत एक्सीडेंट्स होते थे ऐसे, तो आप कोल ढूंढते ढूंढते बहुत नीचे चले गए हैं और ये भाई साहब आप ऐसे भाई साहब ड्रिलिंग करते करते नीचे जा रहे हैं, लेकिन ये पूरा रूफ ही कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। एंड मेनी पीपल गेट ट्रैप्ड एंड दे ऑब्वियसली उनको निकालने का और कोई तरीका या जरिया नहीं बचता है, क्योंकि वो इतने नीचे होते हैं अर्थ के कि उनको निकालना लगभग असंभव हो जाता है। सो मेनी पीपल अलॉन्ग द एरियाज ऑफ बिहार एंड छोटा नागपुर प्लेटू इन अर्लियर टाइम्स यूज टू डाई ड्यू टू मिसहैप्स इन कोल फील्ड्स, ठीक है। तो कोल माइनर्स बहुत दूर तक जाते हैं। द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ्स, ठीक है। इनंडेशन एंड फायर्स इन कोल माइंस आर अ कांस्टेंट थ्रेट टू माइनर्स। अभी कोल भाई साहब आपका कंबस्टेबल सब्सटेंस है, अगर वहाँ पे माइनिंग करते करते हीट जनरेट हो गया और इस हीट के चलते भाई साहब आग लग गई तो उनको बचाने का ऑलमोस्ट कोई तरीका नहीं है, दे विल ऑल गेट फ्यूम्ड अप इन द फ्यूम्स, ठीक है। The water source in the region get contaminated due to mining। तो माइनिंग एक्टिविटीज भाई साहब, माइनिंग कभी भी आपके देखो कोई भी ऐसा मेटल या मिनरल नहीं है जो आपको सरफेस में ही मिल जाए।
सारे मेटल्स या मिनरल्स जो आपके हैं वो अर्थ के अंदर ही जाएंगे। तो आप जब माइनिंग करते करते अर्थ के नीचे तक पहुंचोगे तो ग्राउंड वाटर टेबल होता है। ये ग्राउंड वाटर टेबल कॉन्स्टेंटली भाई साहब आपके माइनिंग एक्टिविटीज से इंपैक्ट होता रहता है। और ग्राउंड वाटर बहुत सारे एरियाज में द ओनली सोर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। जैसे हमारे मतलब मुंबई में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा करके आपके जितने भी लेक्स हैं दे आर द वाटर प्रोवाइडर्स। मुंबई के आजू बाजू जितने भी लेक्स हैं दे आर द प्राइमरी प्रोवाइडर्स ऑफ वाटर फॉर आवर डेली नीड्स। बट अगर आप डीप इंटीरियर नॉर्थ में जाएंगे तो ग्राउंड वाटर इज द मेन सोर्स, ठीक है। आपने सुना होगा, आपने गांव खेड़े में देखा भी रहेगा कि भाई साहब टुल्लू फिट करते हैं, टुल्लू जो मोटर पंप होता है उसमें फिट करते हैं, तो वो ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी आपके ग्राउंड वाटर से आता है, ठीक है। तो ये ग्राउंड वाटर, द वाटर सोर्स इन द रीजन गेट कंटामिनेटेड ड्यू टू माइनिंग। अगर बहुत एक्सेसिव माइनिंग होगी तो आपका ग्राउंड वाटर सोर्स जो है वो आपका कंटामिनेटेड हो जाता है, काफ़ी सारी धूल मिट्टी और काफ़ी सारे इम्प्योरिटीज उससे मिल जाते हैं। Dumping of waste and slurry leads to degradation of land, soil and increase in stream and river pollution. तो अगर हम भाई साहब ऐसे आलतू फालतू इधर उधर डंपिंग करते रहेंगे सॉलिड वेस्ट का तो इससे भी काफ़ी सारा पोल्यूशन जनरेट होता है माइनिंग से, ठीक है। We all appreciate the strong dependence of industry and agriculture upon mineral deposits and the substance manufactured from them. Obviously हमारा बहुत सारा काम इन मिनरल्स से होता है, लेकिन इन मिनरल्स की माइनिंग अगर हम ठीक तरीके से ना करेंगे तो पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव्स हो जाएंगे, ठीक है। सो वी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन द डेवलपमेंट। तो आपके इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर है, ठीक है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स इज एन इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन, दैट इज 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। पूरे अर्थ क्रस्ट में जो आपको मिनरल्स मिलते हैं जिन पे आप वर्क कर सकते हैं, वर्केबल मिनरल्स, ठीक है। ऐसे भी मिनरल्स मिलते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल्स डिपॉजिट्स इज एन इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन, मतलब जस्ट 1% ऑफ द टोटल अर्थ क्रस्ट। पूरे अर्थ का सिर्फ 1% है और पूरे 1% मिनरल से हम इतनी सारी चीज़ों को तैयार कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। वी आर बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड सच ए ह्यूमंगस प्रोडक्शन। वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल सोर्सेज सच that requires millions of years to be created and concentrated। अब आप जैसे समझ लो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब जितने भी आपके फ्यूल्स हैं ये बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली बने हैं, लेकिन जिस रेट से पिछले 100 सालों में हमने इनको कंज्यूम किया है अगले 100 साल तक ये शायद लास्ट नहीं करेंगे, ठीक है। द रेट एट विच वी हैव बीन कंज्यूमिंग दीज मिनरल्स इन द लास्ट 100 ईयर्स, ठीक है, इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स मे बी वी विल नॉट हैव एनफ ऑफ सप्लाई ऑफ फ्यूल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज है। द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो, ठीक है, that the rates of replenishment are infinitely small in comparison to the present rates of consumption। रिप्लेनिशमेंट क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को यूज़ करते ही हैं तो नेचर फिर से उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सॉइल, ये सॉइल जो बना है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा इसको बनने में। सॉइल इरोजन हो गया भाई साहब, सॉइल का हमने मिस यूटिलाइजेशन कर दिया, जो भी किया, ये सॉइल उतनी जल्दी नहीं बनेगा। यही सॉइल रिप्लेनिश होने में उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। सो नेचर का प्रोसेस स्लो है, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस बाय विच नेचर विल बेसिकली। साहिल तू उठ, उधर से उठ, जा उधर जाके बैठ जा, जा 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 जा। नहीं हो गया, मेरे को 3-4 बार दिख गया तू। ढाप रहा है बैठ के, शर्म भी नहीं आती भाई साहब, एक एक चैप्टर के टेस्ट में ढाप रहे हैं बैठ के। द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो। मिनरल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। और इस स्लो प्रोसेस में क्या होता है भाई साहब, रिप्लेनिशमेंट नहीं होता है, ठीक है। देखो भाई साहब, ये कोई स्कूल या कॉलेज का या कोई बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है। अगर आप अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे तो जो मार्क्स आएंगे कम से कम आपके इंडिकेटर्स होंगे कि भाई अभी सुधारना है। यहाँ पे आप मेरे को ब्लफ करके मार्क्स लाओगे, होगा क्या? नथिंग इज गोइंग। अगर आप बोर्ड में ब्लफ करके मार्क्स लाते हो, चलो वो तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे ब्लफ करके मार्क्स लाने में क्या फ़ायदा है भाई साहब? थोड़ा सा सोचिए इस बारे में, थोड़ा सा कॉन्शियसली सोचिए इस बारे में। जितना भी आ रहा है कम से कम वो इंडिकेटर तो है कि भाई साहब इतनी मेहनत बाकी है या इतना एफर्ट डालना बाकी है। 5 तो 5, माइनस तो माइनस। द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो। ये क्यों हो रहा है मालूम? ये आपको मालूम है, ये चीज़ आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, आपके पेरेंट्स को भी मालूम है, लेकिन आपकी फितरत हो गई है भाई साहब।
वो हैबिट है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया था, मेरे दादाजी जैसे भाई साहब चावल डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वैसे ही फितरत हो गई है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो बाजू वाले का पहले देखो, अपना बाद में। ये फितरत है, ये भाई साहब आपका नेचर में आ गया है, इनबिल्ट हो गया है आपके नेचर में, एंड दैट्स द रीजन यू कैन नॉट स्टॉप। जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो दैट द रेट्स ऑफ रिप्लेन। क्यों ऐसा लगता है कि बाजू वाला जो लिख रहा है वही सही है? ऐसा क्यों लगता है? इतना कॉन्फिडेंस बाजू वाले पे क्यों है? क्योंकि अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ये प्रॉब्लम है। आपके जो भी जियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उनको बनने में, रिप्लेनिशमेंट मतलब फिर से नया बनने में बहुत टाइम लग जाता है। ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ टाइम इज बेसिकली वेस्टेड इन। लेकिन जिस रेट से हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, द प्रेजेंट रेट्स ऑफ कंजम्पशन आर वेरी लार्ज। तो इसीलिए अगले 100 सालों तक ये हमको शायद अवेलेबल ना हो। और इसीलिए आप देखो, ये आपके जो भी डीजल या पेट्रोलियम पे जो गाड़ियां चलती हैं, अभी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कार्स आ रहे हैं, बिकॉज वी कैन सी द फ्यूचर दैट वी विल नॉट हैव एनफ ऑफ रिसोर्सेज टू रन दीज व्हीकल्स। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। फाइनाइट हैं भाई साहब, फाइनाइट क्यों? क्योंकि ये बनेंगे, लेकिन जब तक बनेंगे तब तक हम भाई साहब इनको खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, एंड नॉन रिन्यूएबल, ये रिन्यू नहीं होंगे फटाफट। इट विल टेक अ ह्यूज टाइम फॉर देम टू गेट रिन्यूड। ठीक है, रिच मिनरल डिपॉजिट्स आर आवर कंट्रीज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव्ड पोजेशंस। ठीक है, confirmed extraction of ores leads to increasing costs as mineral extraction comes from greater depths along with decrease in quality। तो आपका भाई साहब ये जो कंटिन्यूड भाई साहब बार बार एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है, ये आपका कॉस्ट बढ़ा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन मतलब आप धीरे 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 अर्थ के डीप डाउन जाते जा रहे हैं। ऑफ ओर्स लीड्स टू इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड एज मिनरल एक्सट्रैक्शन कम्स फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ्स, तो बहुत नीचे जमीन के, एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी, तो धीरे 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 क्वांटिटी में डिक्रीज होना लाजमी है। ठीक है, देयर विल बी अ डिक्रीज इन क्वांटिटी। Improved technologies need to be constantly evolved to allow use of low grade ores at low cost। ठीक है, तो अभी हमारा टेक्नोलॉजी जो है वो इस कदर इम्प्रूव होना चाहिए कि हम लो ग्रेड ओर्स से भी अपना काम चला लें। हाई ग्रेड ओर्स की तलाश में हम अर्थ के बहुत डीप डाउन जा रहे हैं, जिससे हम पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं। सो इफ़ वी गेट एन ऑप्शन ऑफ यूजिंग लो ग्रेड ओर्स इन ऑर्डर टू हमारा काम चल जाए, सो दैट शुड बी व्हाट वी शुड बी लुकिंग आउट फॉर। Recycling of metals using scrap metals and other substitutes are steps in conserving our mineral resources for the future। तो अगर हम इसको भाई साहब रीयूज करवा सके, ठीक है, इसको स्क्रैप में डाल के फिर से प्रोड्यूस करवा सके, these are alternatives that should be looking out for। So minerals are, so why do we need to conserve mineral resources? किस लिए भाई साहब mineral resources का conservation जरूरी है? Minerals are exhaustible resources and mineral deposits is a significant fraction, that is 1% of the earth's crust। ठीक है, minerals क्या है भाई साहब? exhaustible resources है, मतलब ये खत्म होने वाले resources हैं, and mineral deposits are an insignificant fraction, that is only 1%। जो भी चीज़ें हम बहुत नियरली और डियरली यूज़ करते हैं वो उनका क्वांटिटी बहुत कम है। फॉर एग्जांपल पोर्टेबल वाटर इज जस्ट 1%, ठीक है, ऑफ द एंटायर अर्थ। The consumption of rate of minerals is much higher than the formation rate as it takes millions of years to be created and concentrated. The mineral formation is very slow and the rate of replenishment are infinitely small compared to the rate of, ठीक है, हो गया सबका, रेट ऑफ कंजम्पशन। जिस रेट से हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं और जिस रेट से हम इसको भाई साहब, जिस रेट से ये नेचर इसको रिप्लेनिश कर रहा है, उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस है। नेचर बहुत स्लोली इसको रिप्लेनिश करता है, लेकिन हमारा जो इसका रेट ऑफ कंजम्पशन है दैट इज़ वेरी हाई। Rich mineral deposits are our country's extremely valuable but short-lived possessions। ठीक है, continued extraction of ores leads to increasing costs as mineral extraction comes from greater depths along with decrease in quality। जितने ग्रेड हम डेप्थ्स में जाते जाएंगे तो उतना ही डिक्रीज इन क्वालिटी होता रहेगा। मिनरल्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, दस कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इज वेरी वेरी मच एसेंशियल।
यही देखिए और वही से एक मिनट ओके अभी हम यहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में। तो मिनरल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि मिनरल्स भाई साहब कैसे हमको अर्थ में मिलते हैं, दे आर नॉन रिन्यूएबल, और जिस रेट से ये रिप्लेनिश होंगे उससे कहीं ज़्यादा रेट से हम इनको यूज़ कर रहे हैं, और इनको एक्सेसिव माइनिंग में हमारे ग्राउंड वाटर जो है वो थ्रेट में है। ठीक है, एक्सेसिव माइनिंग से हमको जो बहुत डीप डाउन से मिल रहा है वो भी क्वालिटी में लेस होता जा रहा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं हमको जो सब स्टैंडर्ड ओर्स हैं उनसे भी, मिनरल्स से उनसे भी काम चलाना आना चाहिए। ठीक है, हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड हो कि हम सब स्टैंडर्ड ओर्स से भी अपना काम चला सके, हर समय हाई क्वालिटी ओर्स नहीं, सब स्टैंडर्ड ओर्स से भी हम अपना काम चला सके। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज। ठीक है, इट इज नीडेड टू कुक, to provide light and heat, to propel vehicles and to drive machinery in industries. So this is something that is needed. Energy can be generated from fuel minerals like coal, बाइसा petroleum. ठीक है, all these are energy resources. ठीक है, सबसे बड़ा एनर्जी का रिसोर्स आपका एटॉमिक एनर्जी है, बट somehow we have not trained ourselves or maybe there is a lot of risk in handling it. ठीक है, हालांकि एटॉमिक एनर्जी जो है वो बहुत चीप एनर्जी है और बहुत बड़े पैमाने पे हमको एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, बट इट नीड्स टाइम फॉर अस टू बेसिकली गेट इक्विप्ड एंड टू हैंडल इट विद केयर। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज भाई साहब आपके क्या हो गए, कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं आपके और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है। ठीक है, कन्वेंशनल रिसोर्सेज जैसे आपका फायरवुड हो गया, ठीक है भाई साहब, लकड़ी से आग जलाना। ठीक है, देन कैटल डंग केक। ठीक है, कैटल डंग सबने देखा रहेगा भाई साहब, गोबर होता है, गोबर को हम भाई साहब लीपा पोती करते हैं किस पे, दीवालों पे, और वो जब सूख जाता है तो दैट बिकम्स बेसिकली एक, उसको जलाएंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ कैटल डंग इज एक कन्वेंशनल रिसोर्स है ये। ठीक है, इट इज अ कन्वेंशनल रिसोर्स, मतलब जो हम यूज करते आए हैं अभी तक। ठीक है, जो हम यूज करते आए हैं, बहुत पुरातन काल से इसको यूज करते आए हैं। कोल इज ऑल्सो अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनफैक्ट जब कोल बहुत बड़े पैमाने पे यूज हुआ जाने लगा तब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, इंडस्ट्रीज की बहुत हाई रिक्वायरमेंट थी एनर्जी की, एंड द ओनली रिसोर्स ऑफ एनर्जी दैट कुड फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट वाज कोल। ठीक है, सो कोल बहुत बड़े पैमाने पे, इनफैक्ट स्टीम इंजिन्स, आपने स्टीम इंजिन्स देखे हैं, वो चुक 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 गाड़ी जाती थी भाई साहब। ठीक है, उसमें भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, उसमें ऐसा बड़ा सा भाई साहब वो कोल काला सा इंजन होता था, उसमें हम कोल्स डालते रहते थे ऐसे। ठीक है, वो कोल्स भाई साहब बर्न होते रहते थे और उससे स्टीम प्रोड्यूस होता था, वो स्टीम जो एग्जॉस्ट होता था उसी के प्रिंसिपल से ये गाड़ी आगे जाती थी। तो स्टीम यूज टू गेट बिहाइंड एंड द व्हीकल और रादर द ट्रेन यूज टू मूव अहेड। ठीक है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस था हमारा। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भाई साहब, नेचुरल गैस हो गया, नेचुरल गैस, नॉन कन्वेंशनल सोर्स, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये सब आपके भाई साहब कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, फायरवुड, कैटल डंग, मतलब अभी तक हम इनको यूज करते आए हैं और बहुत बड़े पैमाने पे यूज करते आए हैं। ठीक है, फायरवुड को हमने यूज किया है भाई साहब, कैटल डंग केक को यूज किया है, कोल, ठीक है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैव बीन वेरी वाइडली कंज्यूम्ड एंड यूज्ड बाय अस। ठीक है, फॉर मेनी ईयर्स। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज मतलब जिनको हमने अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर या यूज नहीं किया है। ठीक है, सो वन ऑफ देम इज बेसिकली सोलर एनर्जी। ये भाई साहब आपका सोलर एनर्जी जो हमने अभी तक टैप नहीं किया है। ठीक है, वी हैव नॉट यूज्ड इट, और ये भाई साहब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बावजूद इसके कि ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, चीप मोड ऑफ एनर्जी है, अवेलेबल टू ऑल एनर्जी है, वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड मच आउट हियर। ठीक है, तो सोलर एनर्जी हमने ऐसे डिवाइसेस नहीं बनाए हैं जो सोलर एनर्जी पे ऑपरेट हों। ठीक है, विंड एनर्जी, तो भाई साहब आपका एक विंड एनर्जी है, ये भी भाई साहब बहुत ज़्यादा आपको अवेलेबल है। टाइडल एनर्जी जो आपके सी वेव्स की एनर्जी होती है। ठीक है, आप अगर समुद्र के सामने खड़े रहेंगे किसी बीच पे, जो वेव्स आके टकराएंगे वो आपको गिरा सकते हैं भाई साहब, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, सो दैट एनर्जी कुड बी टैप्ड। ठीक है, दैट एनर्जी कुड बी टैप्ड। जियोथर्मल एनर्जी, जो अर्थ के अंदर जो जियोथर्मल एनर्जी है, हीट है, ठीक है, इसको भी हम भाई साहब बहुत जगहों पे टैप कर सकते हैं। दीज आर जियोथर्मल एनर्जीज। ठीक है, बायोगैस एनर्जी, हालांकि आज की तारीख में गांव खेड़े में इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया है
और लगभग हर गांव खेड़े में जहाँ पे भी कैटल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे भी एग्रीकल्चर बहुत एक्सटेंसिवली होता है, लगभग ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। सो दैट इज़ द ओनली सक्सेस, अदरवाइज दीज 4 आर स्टिल अ फेलियर, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द मास नंबर्स विथ विच दे शुड हैव बीन इन्वॉल्व, दे स्टिल स्टैंड एज अ फेलियर, ठीक है, दे आर नॉट दैट मच यूज, ठीक है, ओके। एटॉमिक एनर्जी, ये एनर्जी जो है, हालांकि हम सबको मालूम है कि ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है और बहुत चीप मोड ऑफ एनर्जी भी है, लेकिन इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी रिस्की फैक्टर। आज से कुछ सालों पहले क्या, ऑलमोस्ट 40-50 साल पहले शर्नोबिल रशिया में एक डिज़ास्टर हुआ था एटॉमिक एनर्जी प्लांट में, और आज तक वो एरिया पूरा अबैंडेंड है, वहाँ पे आप जा नहीं सकते हैं क्योंकि अभी तक वहाँ पे रेडिएशन हो रहे हैं, एंड दैट इज़ अ थ्रेट टू ह्यूमन बींग्स। तो 50 सालों पहले एक एक्सीडेंट हुआ जिसके वजह से उस पूरे प्लांट को बंद करना पड़ा, और आज भी वहाँ पे कोई नहीं जा सकता, वो अबैंडन एरिया है, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स। तो ये एटॉमिक एनर्जी हम इतने वाइडली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको यूज़ करने के रिस्क्स बहुत हैं, ठीक है, और हम अभी तक उस लेवल पे आए नहीं हैं कि उसको रिस्क फ्री तरीके से यूज़ कर सकें। बट दिस हैपन्स टू बी द मोस्ट कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी बहुत ही कन्वीनियंट सोर्स है। आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखोगे, अगर 118 एलिमेंट में लगभग 30 एलिमेंट आपके क्या हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब दे एमिट रेडिएशंस, मतलब इनके रेडिएशन से हम काम करवा सकते हैं, और ये, लेकिन इस पोटेंशियल को अभी तक हम टैप नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो एज एनीबडी सीन दैट मूवी रॉकेट बॉयज, ये सीरीज आई थी, शायद अमेजन में थी कि नेटफ्लिक्स पे थे, मुझे मालूम नहीं, बट इन दैट बेसिकली डॉक्टर होमी बाबा ही सेड दैट कि हम एटॉमिक एनर्जी से ना, अगर पूरे इंडिया में एक बूंद पानी भी अवेलेबल ना हो पीने के लिए, एटॉमिक एनर्जी से हम समुंदर से पानी निकाल कर लोगों को पोर्टेबल वाटर अवेलेबल करा सकते हैं। एटॉमिक एनर्जी में इतना ज़्यादा रिसोर्सफुल है, दिस इज सो मच रिसोर्सफुल, ठीक है, बट स्टिल वी हैव नॉट बीन एबल टू टैप इट। और ये सिर्फ हमारे लिए चैलेंज नहीं है, बाकी देशों के लिए भी ये चैलेंज है, ठीक है, ये बाकी देशों के लिए भी एक चैलेंज है, ठीक है, बट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी टैप्ड एंड यूज्ड, ठीक है। So according to one estimate, more than 70% energy requirement in rural household is met by these two। कहाँ से भाई साहब? सूखी लकड़ियों से और काउडंग से, ठीक है, 70%। अभी देखो काउडंग से ये जो बन रहा है, इज इट अ वेस्ट? इज इट अ वेस्ट? भाई साहब ये काउडंग आपका एग्रीकल्चर में यूज हो सकता था, बायोगैस प्रोड्यूस हो सकता था, लेकिन इससे आप काउडंग बना रहे हैं, ठीक है। ये जो लकड़ियां हैं, ये जंगल से जो लकड़ियां आप ला रहे हैं भाई साहब जलाने के लिए, उनको काट के ला रहे हैं, इज इट अ वेस्ट? यस, इट इज अ वेस्ट, राइट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, मोर देन 70% ऑफ द एनर्जी इन विलेज हाउस होल्ड्स इज स्टिल फ्रॉम दीज। फायरवुड एंड कैटल डंग केक आर द मोस्ट कॉमन इन रूरल एरियाज, ठीक है। Continuation of these is increasingly becoming difficult due to decreasing forest area। तो आपका फॉरेस्ट एरिया धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है भाई साहब। आपके जो जंगली पेड़ थे जिनको आसानी से काटे जाते थे टू यूज एज फायरवुड इन हाउस होल्ड्स इज नाउ डिक्रीजिंग एंड डिक्लाइनिंग, ठीक है। Okay. Moreover, using dung cake too is being discouraged because it consumes most valuable manure which could be used in agriculture। जैसे मैंने आपको बताया, is it a waste to make cow dung out of dung cakes out of cow dung? Yes, it is a waste, क्योंकि उसी cow dung को आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में सॉइल को रिप्लेनिश करने में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हर बार जब आप कल्टीवेशन करते हैं, देखो ज़्यादा करके जितने भी खेत खलियान हैं जहाँ पे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पे आपका जो फर्टिलाइज़र होता है यूज़, वो है केमिकल फर्टिलाइज़र। और केमिकल फर्टिलाइज़र बेसिकली सॉइल को ख़राब कर देता है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। आपने देखा रहेगा केमिकल फर्टिलाइजर्स को ग्लव्स पहन के छिड़काया जाता है। ये इतना हीट जनरेट करते हैं कि हमारे हाथों के लिए भी ये मतलब रिस्क फैक्टर है। तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल को रिप्लेनिश करते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, फॉर देम दे विल जनरेट अ ह्यूज टेम्परेचर फॉर देम टू सर्वाइव। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, जिसके लिए क्या होता है कि साल दर साल, ईयर आफ्टर ईयर, व्हेन यू आर यूजिंग दीज केमिकल फर्टिलाइजर्स, वन फाइन डे और वन फाइन ईयर योर सॉइल विल बी एब्सोल्युटली बैरन। उसमें भाई साहब कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती, चाहे जितना भी मर्जी तुम फर्टिलाइजर डाल लो, क्योंकि अभी उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाकी नहीं है
और सॉइल की कोई फर्टिलिटी नहीं बाकी रहेगी। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है कि एक बार अगर एग्रीकल्चर हो गया तो कुछ दिनों के लिए सॉइल को रिप्लेनिश का टाइम देना पड़ता है, और रिप्लेनिशमेंट के लिए हम गोबर छिड़कते हैं उसमें, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में। ये जो गोबर छिड़का जाता है, गोबर इज बेसिकली अ फूड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे विल ग्रो नाउ, ठीक है। सो इससे सॉइल का रिप्लेनिशमेंट होता है। अगर हम गोबर को ना छिड़क के उसका काउडंग बना ले तो ये काउडंग जब बन जाएगा और यूज हो जाएगा, द ओनली प्रोडक्ट दैट इट विल जनरेट इज एश, विच इज ऑफ नो यूज, ठीक है। सो कन्वर्टिंग cow dung to cow dung cakes, ठीक है, for energy is actually taking a toll on replenishment of soil which could have been used in order to make the soil more fertile, ठीक है। So this is coming at a cost, ठीक है। Now what is coal? Basically in India coal is the most abundantly available fossil fuel, और हमने भाई साहब इसको बहुत बुरी तरह से यूज किया है, ठीक है, बहुत बुरी तरह से यूज इस कदर कर लिया है कि टुडे वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ इट, ठीक है। आप अगर देखोगे जर्मनी ने इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया है। जर्मनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कोल को इतने एक्सटेंसिवली यूज़ किया है उन्होंने कि आज की तारीख में हर दूसरी गाड़ी जो आपको रास्ते पे दिखेगी, इंडियन रोड्स में दिखेगी, इट इज़ जर्मनी मैन्युफैक्चर, ठीक है, ज़्यादा करके गाड़ियाँ। उन्होंने भाई साहब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कोल को बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया है। हमारे पास कोल एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स होने के बावजूद भी वी वर नॉट एबल टू यूज़ इट। सप्लीमेंट हो गया, पेपर हो गया, सप्लीमेंट चाहिए। ये देवी रखना इसको अपने, बस पास कर देना भाई। ओके, सो इंडिया कोल इज द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, ठीक है। एक टाइम था जब कोल बहुत ज़्यादा यूज होता था और कोल के लिए पॉलिटिकल नेक्सस होने की ज़रूरत थी, और कोल माफिया हुआ करता था, ठीक है, कोल माफिया हुआ करता था, मतलब बहुत बड़ा रैकेट चलता था कोल के ऊपर। It provides a substantial part of the nation's energy needs. It is used for power generation. Power generation में कोल का क्या यूज है? Anyone? Power generation में कोल का क्या यूज है? How do you generate power? हाँ, कैसे? आपने ये वाला नाम सुना है NTPC, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। NTPC, ये क्या हो गया भाई साहब, ये क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो गया तुमको? ठीक है, NTPC इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। सो इसमें क्या होता है भाई साहब, अगर आप बहुत बड़े कंटेनर में वाटर को हीट कर रहे हैं, अगर बहुत बड़े कंटेनर में वाटर को हीट कर रहे हैं तो वाटर किस में कन्वर्ट होगा भाई साहब? स्टीम में। इस स्टीम को अगर आप भाई साहब फोर्सफुली पास कराओगे मैग्नेटिक टर्बाइंस के ऊपर से, तो ये मैग्नेटिक टर्बाइंस घूमेंगे और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सिंपल फंडा है, ठीक है। जो काम आप बेसिकली डैम्स बनाकर करते हो वही काम यहाँ पे आप किससे करवा रहे हो भाई साहब? वाटर को हीट करके, और इस वाटर का स्टीम में कन्वर्जन होकर फिर से इसको कूल डाउन करके फिर से यही वाटर यहाँ पे डाला जाता है, फिर से भाई साहब यही वाटर यहाँ पे डाला जाएगा, ठीक है। सो वाटर यहाँ पे बर्बाद नहीं होगा, लेकिन आपका यहाँ पे कोल जो है तो बर्न आउट होगा, ठीक है। सो it is used for power generation to supply energy to industry as well as for domestic needs. India is highly dependent on coal for meeting its commercial energy requirements, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, लेकिन कोल माफिया जो है वो इतना बड़ा नेटवर्क है उसका और इतना पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं कि फ्रूटफुली हमने कोल को टैप नहीं कर पाए हैं, ठीक है। आपको शायद जान के ये हैरानी होगी कि जो मालगाड़ियाँ होती हैं जिसमें कोल जाता है, ठीक है, मतलब लोड करके जाता है, उसमें से भाई साहब आधा कोल जब्त हो जाता है, आधा कोल भाई साहब निकाल लेते हैं, ठीक है। पीपल बेसिकली स्टील दैट कोल, ठीक है। कोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो जो प्लांट मटेरियल डेड प्लांट हैं वो दे हैव बीन बरीड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर बिकॉज ऑफ विच दे विल कन्वर्ट इनटू कोल, ठीक है। दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू कोल। बनता है कार्बन से, और क्योंकि हर एक प्राणी में कार्बन है, ठीक है, हमारा जो प्राइमरी कार्बन है, ये क्या हो रहा है भाई साहब? सो कार्बन जो है वो हम सबके अंदर है, वी ऑल हैव गॉट कार्बन। ये कार्बन बेसिकली कहाँ से आ रहा है भाई साहब? कार्बन आ रहा है भाई साहब C6H12O6 ग्लूकोज से, ठीक है। ये एनिमल्स में भी है, प्लांट्स में भी है। यही कार्बन व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर अंडर द बाउल्स ऑफ अर्थ, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोल।
हालांकि कोल का जो फॉर्मेशन है वो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है होने में, ठीक है। कोल therefore is found in variety of forms depending on the degrees of compression and the depth and the time of burial. What are the various forms of coal? Peat, lignite, bituminous coal and anthracite. सबसे टॉप लेवल पे जो आपको मिलता है वो है पीट, ठीक है। उसका क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। एंथ्रासाइड इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, इट कंटेन्स अबाउट 95% ऑफ कार्बन और दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। सो आपको अलग अलग फॉर्मेट्स कोल के मिलते हैं, ठीक है। सो डिकेइंग प्लांट्स इन द स्वैम्प्स प्रोड्यूसेस पीट, ये आपका पीट है भाई साहब, ठीक है। मतलब एक थोड़े से लेवल पे, जमीन के थोड़े से नीचे लेवल पे ही आपको भाई साहब क्या मिल जाएगा, पीट मिल जाएगा। स्वैम्प्स मतलब स्वैम्पी एरिया, खाड़ी एरियाज में जो आपके मतलब डीके होते रहते हैं पानी के वजह से, मॉइस्ट क्लाइमेट के वजह से, जो कांस्टेंट प्लांट का डीके होता है उससे पीट बनता है। इतनी जल्दी नहीं बनेगा, बहुत टाइम लगता है इसको, ठीक है। दैट कॉल्स इज पीट विच हैज़ लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर। इसमें भाई साहब कार्बन क्वांटिटी लेस है और हाई मॉइस्चर, तो जब इसको आप जलाते हैं तो काफ़ी सारा धुआं प्रोड्यूस होगा, इट विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट्स एंड लो हीटिंग कैपेसिटी, सो मोर ऑफ स्मोक विल बी प्रोड्यूस रादर देन हीट, ठीक है। लिग्नाइट इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल विच इज सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट, इसमें भी भाई साहब हाई मॉइस्चर कंटेंट है लिग्नाइट, ठीक है। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स आर नेवैली इन तमिलनाडु एंड आर यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज करते हैं। कोल दैट हैज बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर्स इज नोन एज बिटुमिनस कोल, ठीक है। बहुत डीप डाउन दी अर्थ है और इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिला हुआ है, इंक्रीज टेम्परेचर्स। कोल दैट हैज बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर्स इज नोन एज बिटुमिनस कोल। इट इज द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कॉमन कमर्शियल यूज, तो सबसे पॉपुलर कोल है ये भाई साहब कमर्शियल यूज में, ठीक है। Metallurgical coal is high grade bituminous coal which has a special value for smelting iron in blast furnaces, ठीक है। तो metallurgical coal जो होता है वो आपका हाई ग्रेड कोल है और इसको हम आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। तो आपने देखा भाई साहब ब्लास्ट फर्नेस में आपने बिटुमिनस कोल को यूज़ किया हुआ है, इसका टेम्परेचर देना पड़ेगा भाई साहब। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ही आपका 1500 के ऊपर है, इतना हीट आप कहाँ से जनरेट करेंगे बाई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसीलिए ब्लास्ट फर्नेसेस में कोल यूज़ होता है एक्सटेंसिवली एंड दिस इज मेटलर्जिकल कोल। Metallurgical coal is a high grade bituminous coal which has special value for smelting iron in blast furnaces, तो आयरन को मेल्ट करने में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। मेटलर्जी इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न विद द, ये क्यों आ गया भाई साहब, हम तो पढ़ चुके हैं इसको। एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल, ठीक है। दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट ऑफ कोल, ठीक है। एंथ्रासाइट इज द बेस्ट फॉर्मेट ऑफ कोल, ठीक है। इन इंडिया कोल अकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एजेस, नेमली गोंडवाना अ लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर्स इन एज एंड इन द टर्शियरी डिपॉजिट्स विच आर अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो गनीमत है कि हमारे पूर्वजों को कोल नहीं मिला, अगर मिला होता तो हमारे लिए नहीं बचता था, ठीक है। सो लुक एट द अमाउंट 200 मिलियन ईयर्स इन एज, इतना अप्रॉक्सीमेट टाइम लगा है इनको बनने में, ठीक है। 55 मिलियन ईयर्स हो। गोंडवाना मतलब जब भाई साहब पूरा एक ऐसा, देखो ये हमारा अर्थ था और उसमें भाई साहब पूरा लैंड था, ऐसा कॉन्टिनेंट्स में सेपरेटेड नहीं थे। धीरे धीरे भाई साहब लैंड्स खिसकते गए, जियोलॉजिकल मूवमेंट्स होते गए और आज की तारीख में जो कॉन्टिनेंट्स आपको दिख रहे हैं वो फॉर्म हुए, ठीक है। और भी शिफ्टिंग चालू है अभी भी, ठीक है। तो ये गोंडवाना लैंड जो है वो धीरे से, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि वी वर अ पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड देयर बाय वी हैव सेपरेटेड, और ये भाई साहब बना इंडिया। सो वी वर अ पार्ट ऑफ दैट गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो ये 200 मिलियन ईयर्स अगो भाई साहब जियोलॉजिकल चेंजेस में बने हुए चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब इनको बनने में कम से कम इतना साल लगा है, लेकिन जिस तीव्रता से हम इसको यूज कर रहे हैं, वी विल नॉट लास्ट लॉन्ग। वी आर ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ कोल रिजर्व्स इन इंडिया इटसेल्फ, ठीक है। तो ये आपका देखो गोंडवाना लैंड है, ठीक है। मतलब ऊपर के पार्ट को लोरेशिया एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड गोंडवाना। इस गोंडवाना से आपका साउथ अमेरिका, ब्राजील, इंडिया ये सारे निकले हुए हैं, ठीक है। The major resources of Gondwana coal, which are metallurgical coal, are located in the Damodar Valley near West Bengal and Jharkhand। तो यहाँ पे भाई साहब ज़्यादा करके आपका कोल लोकेटेड होता है, ठीक है। The major part of the coal is located. झारिया, रानीगंज, बोकारो are important coal fields, ठीक है। The गोदावरी, महानदी, सोन and वारदा valleys also contain coal deposits। तो इनमें भी भाई साहब कोल डिपॉजिट्स होते हैं। टर्शियरी कोल्स अकर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड।
ठीक है। रिमेंबर कोल इज अ बल्की मटेरियल विच लूजेस वेट ऑन यूज एज इट इज रिड्यूस्ड टू ऐश। तो कोल बहुत ही बल्की मटेरियल है, जब ये ऐश में रिड्यूस होता है तो इट लूजेस वेट, ठीक है। आपको अगर कोल देखा रहेगा जलते हुए, तो जब वो जलेगा तो उसका ऐश में रिड्यूस हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। ऐश को फूंक मारोगे तो उड़ जाएगा, कोल का वेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। Hence, heavy industries and thermal power stations are located on or near coal fields। क्यों भाई साहब? ज़्यादा करके देखो, अभी आपने पढ़ा कि बिहार में आपके कोल फील्ड्स हैं, तो आपका जो आयरन है वहीं पे है, तो इसीलिए वहाँ पे ही हम इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर देते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में स्पेशली आयरन एंड स्टील में आपको कोल लगेगा। तो बहुत दूर अगर भाई साहब आपका कोल फील्ड होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोल भारी मटेरियल है और काफ़ी बड़ा ट्रांसपोर्ट चाहिए आपको। जैसे देखो कॉटन एक चीज़ है, कॉटन अगर भाई साहब एक ट्रक भर कॉटन आप लेकर जा रहे हैं ना, तो हज़ारों गारमेंट्स उससे बना सकते हैं, क्योंकि कॉटन आपका बहुत हल्का चीज़ है, उसमें आप लाद के भर सकते हैं वैसा, ठीक है। लेकिन कोल आपका भारी चीज़ है, मतलब आपका 1 टन कोल में शायद एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का आधा दिन भी ना जावे, ठीक है। सो इसीलिए उसको लेकर जाना ही आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इसीलिए ज़्यादा करके इंडस्ट्रीज कोल फील्ड्स के बाजू में होते हैं, ताकि अबंडेंट सप्लाई विद अ चीपर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मिल सके, ठीक है। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल, ठीक है। पेट्रोलियम इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ऑब्वियसली वैसा पेट्रोलियम का यूज हमको मालूम ही है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज अ नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। नोडल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज अराउंड विच द अदर पेरिफेरियल इंडस्ट्रीज डेवलप, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम से आपके सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर और न्यूमरस अदर केमिकल इंडस्ट्रीज डेवलप होते हैं। जैसे जैसे हम पेट्रोलियम को निकालते जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी निकलती हैं, ठीक है। आपने देखा रहेगा क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपको पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों को डेवलप करके हम सिंथेटिक टेक्सटाइल डेवलप कर सकते हैं, फर्टिलाइजर। तो पेट्रोलियम के आजू बाजू इर्द गिर्द वाले इंडस्ट्रीज हैं ये, और इसीलिए हमको क्या बोलते हैं, नोडल इंडस्ट्रीज। दीज आर बेसिकली नोडल इंडस्ट्रीज। दीज पेरिफेरियल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर द गुड्स रिक्वायर्ड बाय द नोडल इंडस्ट्रीज, ठीक है। पेट्रोलियम इज अ नोडल इंडस्ट्री because it provides fuel for heat and lightning, lubricants for machinery and raw materials for a number of manufacturing industries like synthetic textile, fertilizer and numerous chemical industries. Most of the petroleum occurrences in India are associated with anticlines and fault traps in the rock formations of tertiary age। बहुत पहले के भाई साहब ऐसे चीज़ों में हमको पेट्रोलियम डिपॉजिट्स मिलते हैं, हालांकि बहुत 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 कम है, ठीक है, वेरी लेस, ठीक है। और हम मेजर इंपोर्टर हैं पेट्रोलियम के। गैस, ऑयल, एंटीक्लाइंस भाई साहब ऐसे बने हुए हैं। इन रीजन्स ऑफ फोल्डिंग एंटीक्लाइंस और डोम्स इट अकर्स वेयर ऑयल इज ट्रैप इन द क्रेस्ट ऑफ द अपफोल्ड, ठीक है। सो ऐसे भाई साहब गैस ऑयल ट्रैप रहता है, ये नॉन पोरस रॉक है, पोरस रॉक है, यहाँ पे ऑयल है, देखो इस तरह से भाई साहब गैस, ऑयल, ये सारी चीज़ें ट्रैप हो जाती हैं। देखो कैसा होता है, अर्थ के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इट्स लाइक बुक्स, एक के बाद एक ऐसे बुक्स हैं, तो एक को भी हिलाओगे तो वैसा पूरा तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स कंटिन्यूसली ऐसे फोल्ड माउंटेन्स बनाते रहते हैं। सो दीज आर फोल्ड्स विच आर डेवलपिंग, और इन्हीं फोल्ड्स में ये ट्रैप हो गए, ठीक है, इन्हीं फोल्ड्स में ट्रैप हो गए। द ऑयल बियरिंग लेयर इज अ पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन थ्रू विच ऑयल में फ्लो, ठीक है। द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाई इंटरवीनिंग नॉन पोरस लेयर्स। तो ये भाई साहब राइज भी नहीं होता और सिंक भी नहीं होता है, तो आपके भाई साहब नॉन पोरस लेयर्स होते हैं, ठीक है। ऑयल के लेयर के पीछे जो फोल्ड हुआ है वो नॉन पोरस लेयर्स होते हैं, सो इट इज नॉट अलाउइंग इट टू इधर राइज, नीदर अलाउइंग इट टू इधर सिंक, ठीक है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर्स अबव द ऑयल, तो गैस भाई साहब अबव द ऑयल होता है, ठीक है। About 63% of India's petroleum production is from Mumbai High, ठीक है। 18% फ्रॉम गुजरात एंड 16% फ्रॉम आसाम। हालांकि बहुत कम प्रोडक्शन होता है, लेकिन जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका भाई साहब 63% हमारे मुंबई हाई से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। 18% फ्रॉम गुजरात एंड 16% फ्रॉम आसाम, ठीक है। तो दीज आर द मेजर स्टेट्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो मुंबई हाई का रीजन जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम दैट इज 63% प्रोड्यूस होता है, ठीक है।
गुजरात प्रोड्यूसेस 18% एंड डीप डाउन इन आसाम इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ 16%. ठीक है. अंकलेश्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात. आसाम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया. दिग्बोई, ठीक है, नाहर काटिया एंड मोरान उग्रीजान आर द इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड स्टेट्स, ऑयल फील्ड रीजन्स इन दैट स्टेट. ठीक है. दिग्बोई है भाई साहब, नाहर काटिया एंड मोरान. ठीक है. Natural gas, okay भाई साहब, natural gas is an important clean energy source found in association with or without petroleum. ठीक है. तो CNG में अभी सारे जितने भी हैं वो परिवर्तित हो रहे हैं. It is used as a source of energy as well as an industrial raw material in the petrochemical industry. Natural gas is considered as an environment friendly fuel. तो भाई साहब देखो, बहुत सारे गाड़ियों में अभी CNG कन्वर्जन हो रहा है. ठीक है. CNG कन्वर्जन मैंडेटरीली, जो लोग आपके टूरिस्ट व्हीकल्स हैं उनको गवर्नमेंट मैंडेटरीली बोल रही है कि भाई साहब CNG में कन्वर्ट करो, बिकॉज टूरिस्ट व्हीकल्स आर ऑलवेज ऑन द मूव. प्राइवेट व्हीकल्स कभी चले कभी नहीं चले. ठीक है. हम अगर बाहर जा रहे होंगे तो, लेकिन टूरिस्ट व्हीकल्स आर ऑलवेज ऑन द मूव. ठीक है. तो गवर्नमेंट इनको प्रेशराइज कर रही है कि आप CNG में इसको कन्वर्ट करो, क्योंकि दे आर द मेजर क्रिएटर्स ऑफ पोल्यूशन. अभी भाई साहब उनको बंद नहीं करवा सकेंगे क्योंकि धंधा उस पर चल रहा है. ठीक है. So natural gas is considered as an environment friendly fuel because of the low carbon dioxide emissions and is therefore the fuel for the present century. तो आज की तारीख में भाई साहब नेचुरल गैस को यूज़ किया जा रहा है. ठीक है. जितने भी आपको येलो नंबर प्लेट्स वाले गाड़ियाँ दिखेंगी उनमें गवर्नमेंट ने मैंडेटरीली ज़्यादा करके बोला है कि आपको CNG लगवाना ही पड़ेगा. ठीक है. To control emissions, otherwise there is no way in which we can control these emissions. Large reserves of natural gas have been discovered in the Krishna Godavari basin. तो यहाँ पे बहुत बड़ा natural gas का रिजर्व है. Along the west coast on reserves of Mumbai High and allied fields are supplemented by finds in the Gulf of Cambay. ठीक है. तो ये मुंबई हाई में भी भाई साहब और गल्फ ऑफ कैम्बे में भी काफ़ी सारे नेचुरल गैस के रिसोर्सेज मिले हैं. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एरियाज हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस. ठीक है. द 1700 किलोमीटर हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइंस लिंक्स मुंबई हाई एंड बेसिन विद द फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया. तो आपके भाई साहब ये जो गैस नेचुरल गैस का एक बड़ा एडवांटेज क्या है, जैसे कोल का एक डिसएडवांटेज क्या है कि उसका वेट बहुत ज़्यादा है. ऑल्दो इट्स अ फ्यूल बट इट्स वेट इज़ टू हाई. इसीलिए जितने भी इंडस्ट्रीज होंगे उनको कोल फील्ड्स के पास लोकेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कट डाउन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉर द कोल. ठीक है. लेकिन अगर आप ये गैस नेचुरल गैस को देखेंगे तो पाइपलाइन से इस गैस को हम बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं. सो दीज सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन नीड नॉट बी लोकेटेड नियर देम. ठीक है. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस. ठीक है. 1700 किलोमीटर हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्स सो मच ऑफ एरिया. द पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर द की यूजर्स ऑफ नेचुरल गैस. Uses of compressed natural gas, that is CNG, for vehicles to replace liquid fuels is gaining wide popularity in the country. ठीक है. Right about the distribution of mineral oil in India, the most important petroleum producing regions in India are Mumbai High is the richest oil field of India, which contributes to approximately 63% of India's total petroleum production. ठीक है. Gujarat produces about 18% and Assam produces about 16%. ठीक है. प्रोडक्शन इन द ऑयल फील्ड्स ऑफ, तो ये भाई साहब आपका अंकलेश्वर हो गया. ये सारे नाम आपको लिखने पड़ेंगे. ठीक है. दीज आर द कीवर्ड्स दैट यू हैव टू यूज. ओके ओके ओके. नेचुरल गैस, what are the advantages of the uses of natural gas? Less pollution भाई साहब. ठीक है. Natural gas is considered as an environmental friendly fuel because of low carbon dioxide emissions. ठीक है. And therefore the fuel of the present century. दूसरा क्या है भाई साहब, एक clean energy resource है which is used as a source of energy as well as industrial raw material in the petrochemical. अभी भाई साहब फर्टिलाइजर प्लांट्स में यूज होता है एंड पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स. और दूसरा एडवांटेज इसका क्या है, लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. भाई साहब आपका ट्रांसपोर्टेशन का लो कॉस्ट है क्योंकि गैस पाइपलाइन से आप इसको आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. सबका हो गया, हो गया. अच्छा जी. एक मिनट.
सबका डन। बाप रे। ओके, सो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में भाई साहब हमारा लास्ट पोर्शन है ये। ओके 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 भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में अगेन एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन टुडेज वर्ल्ड दैट इट्स पर कैपिटा कंजम्पशन इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। व्हाट इज पर कैपिटा कंजम्पशन? देखो, जैसे आप अगर बोलेंगे पर कैपिटा इनकम, तो ये पर कैपिटा इनकम क्या होती है भाई साहब? एनीवन? पर कैपिटा इनकम होती है क्या? टोटल इनकम अपॉन भाई साहब टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, ये होती है आपकी पर कैपिटा इनकम। इसी तरह से पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या हो जाएगी? टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द हायर इट इज, द हायर ऑटोमेटिकली विल बी द डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन टुडेज वर्ल्ड, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे होंगे और आपका किसी देश का पर कैपिटा टोटल एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हायर है, तो ऑब्वियसली भाई साहब इंडस्ट्रीज की वजह से होगा। हायर एंड में इंडस्ट्रीज लोग यूज करते हैं, नहीं करके डोमेस्टिक यूनिट्स में उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। पूरा दिन अगर आप एसी जलाकर रखेंगे तो अलग बात है, लेकिन डोमेस्टिक यूज उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा करके आपका इंडस्ट्रियल यूज होता है, ठीक है। सो इट्स अ मेजरमेंट, जितना ज़्यादा ये हायर होगा इट विल बी इंडिकेटिव ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन 2 वेज भाई साहब। एक होता है आपका थर्मल, जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर को बहुत बड़े पैमाने पे कोल के द्वारा हीट किया जाता है और उस स्टीम को भाई साहब गैस टर्बाइंस को घुमाया जाता है उस स्टीम की एनर्जी से। इस गैस टरबाइन के घूमने से भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, तो ये हो गया आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स वगैरह बनाकर। वंस जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जैक्टली द सेम। भाई साहब आप थर्मल पावर से जनरेट करें या आप भाई साहब जनरेट करें डैम से, द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इज द सेम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोल, जैसे बिटुमिनस कोल का नेचर अलग है तो एंथ्रासाइड का नेचर अलग है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी आपके थर्मल पावर से जनरेट हो रही है और जो इलेक्ट्रिसिटी आपके हाइड्रोलिक तरीके से जनरेट हो रही है उनका नेचर या क्वालिटी अलग रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी इज द सेम, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाई फास्ट फ्लोइंग वाटर विच इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। India has a number of multi-purpose projects like Bhakra Nagal, Damodar Valley Corporation, the Kopli Hydel project, etc., producing hydroelectric power, ठीक है। तो जहां पे भी हाई फ्लोइंग रिवर्स होंगे और स्पीड में होंगे उनसे हम भाई साहब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, विच वुड बी अ मोर एडवाइजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक या थर्मल? क्यों? हाँ, पोल्यूशन फ्री। ओके, चलिए, और क्या रीजन हो सकता है? वाई वुड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर विल बी अ मोर बेटर वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी देन कोल? हाँ, ओके, रिन्यूएबल है। देखो कोल जो है एक्सपेंसिव है भाई साहब, कोल एक्सपेंसिव है आपका, ठीक है। मतलब आपका एनर्जी इन्वेस्टमेंट एक है और एक है भाई साहब आपका एनर्जी आउटपुट। तो आपका एनर्जी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हाइयर है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक बार डैम बनाकर छोड़ दिया, बस कुछ करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली भाई साहब वाटर कलेक्ट होता जाएगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे कोल को लेकर आओ, जलाओ, फिर से लेकर आओ, फिर जलाओ, तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक कंटिन्यूस खर्चीला प्रोसेस है ये, ठीक है। एंड कोल इज एक्सपेंसिव, तो एनर्जी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़्यादा है, एनर्जी के आउटपुट के ऑलमोस्ट इक्वल होता जा रहा है, ठीक है। द थर्मल पावर स्टेशंस आर यूज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। यस, पोल्यूशन ज़्यादा होगा प्लस नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल है ये। देयर आर ओवर 310 थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, ठीक है। The growing consumption of energy has resulted in the country becoming increasingly dependent on fossil fuels such as coal, oil and gas. Rising prices of oil and gas and their potential shortages have raised uncertainties about the security of energy supply in future, which in turn has serious repercussions on the growth of national economy, ठीक है। Until unless we generate some very fundamental changes in generating energy, we are going to face a serious problem out here, ठीक है। क्योंकि हमारे आपके ये जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं। मोर ओवर इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स also causes serious environmental problems. Hence there is a pressing need
to use renewable energy sources like solar energy, wind, tide, biomass एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। इन सब चीज़ों से भाई साहब एनर्जी का जनरेशन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो ये आपके भाई साहब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, हमने बहुत ज़्यादा इनको टैप नहीं किया है, ठीक है। इंडिया इज ब्लेस्ड विद एन अबंडेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड बायोमास, ठीक है। तो सनलाइट है, वाटर है और बायोमास बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त मात्रा में है। अगर हम इसको प्रॉपरली यूज़ करेंगे वी विल बी एबल टू जनरेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। It has the largest programs for the development of these renewable energy resources, ठीक है। Atomic energy, it is obtained by altering the structure of atoms, ठीक है। When such an alteration is made, much energy is released in the form of heat and this is used to generate electric power, ठीक है। इससे भाई साहब आप इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं। यूरेनियम एंड थोरियम which are available in Jharkhand and Aravalli ranges of Rajasthan are used for generating atomic or nuclear power. The monazite sands of Kerala is also rich in thorium. ये आपका भाई साहब एक abundantly एनर्जी है, लेकिन इसको हमको सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए। सोलर एनर्जी, ट्रॉपिकल कंट्री है भाई साहब, ट्रॉपिक्स में है, ठीक है। तो आपको भरपूर मात्रा में सनलाइट है। वी आर नॉट अ कोल्ड कंट्री, ठीक है। वी आर लाइंग इन द ट्रॉपिकल रीजन, सो वी विल रिसीव गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट, ठीक है। सो इंडिया में पूरा भरपूर, इट हैज एनॉर्मस पॉसिबिलिटीज ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। आज की तारीख में गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है। अगर आप भाई साहब अपने बिल्डिंग में या अपने खेतों में सोलर पैनल्स लगाते हैं तो जितना इनका कॉस्ट होगा उससे कहीं कम में आपको ये मिल जाएगा। जैसे गवर्नमेंट ने एलईडी के लिए ये लाया था, ठीक है, और एलईडी के यूज़ के लिए लोग ज़्यादा अग्रसर नहीं थे तो गवर्नमेंट ने भाई साहब सब्सिडी देने चालू किया। इनफैक्ट अगर आप देखोगे मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने जाते थे वहाँ पे गवर्नमेंट 100 रुपये में बल्ब बेचने लगी, एलईडी बल्ब बेचने लगी। आज की तारीख में आपको वो बल्ब मिलेंगे ही नहीं शायद, और अगले 5 सालों में नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो सब में एलईडी में कन्वर्जन हो गया बिकॉज वी आर सेविंग ऑन अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो कुछ चीज़ों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। जैसे भाई साहब गैस यूजेज में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है कि भाई साहब आपका इतना गैस लगता है, अगर आपने इतना बचा लिया तो सब्सिडी दे रही है, लोअर कॉस्ट, ठीक है। तो सोलर पैनल्स को आपकी आज की तारीख में गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए सब्सिडी में दे रही है, ठीक है। सब्सिडी मतलब होता क्या है? फॉर एग्जांपल सोचो, अगर एक सोलर पैनल है, ठीक है, इसका मतलब समझो भाई साहब, एक सोलर पैनल है, ठीक है। लेट्स से अमन मिश्रा मैन्युफैक्चर कर रहा है और अमन मिश्रा को एक सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करने में 1000 रुपये का खर्चा आ रहा है, ठीक है। अमन मिश्रा भाई साहब क्या करेगा, इसको बेचेगा कम से कम भाई साहब 1500 में बेचने की कोशिश करेगा, 500 रुपये का मुनाफा हो। गवर्नमेंट बोल रहा है नहीं भाई साहब, तुम 1500 रुपये में अगर बेच रहे हो ना किसी को तो ठीक है बेचो, लेकिन तुम उसको 1000 में ही बेचो, बाकी के 500 रुपये मैं देता हूँ। गवर्नमेंट ऐसा बोलती है, इसको बोलते हैं हम सब्सिडी। समझ में आ रहा है ये? तो द रिमेनिंग अमाउंट इज पेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऐसे सब्सिडीज से सोलर पैनल्स को यूज को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। सम बिग सोलर पावर प्लांट्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विच विल मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड ऑन फायरवुड एंड डंग केक्स, ठीक है। तो सोलर पैनल्स हम ज़्यादा करके जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सनलाइट हो वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, विच इन टर्न विल कॉन्ट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मैन्योर, ठीक है। विंड एनर्जी, अगेन इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में एक ही भाई साहब आपका फर्क है कि विंड एनर्जी में आपको बहुत बड़े पैमाने पे ओपन स्पेस चाहिए रहता है, सोलर एनर्जी में इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो विंड एनर्जी में आप भाई साहब पहाड़ पे या ऐसे जगहों पे, क्लोज जगहों पे नहीं लगा सकते। बहुत बड़ा खुला मैदान होगा जैसे रैन ऑफ कच्छ हो गया या राजस्थान हो गया, ऐसे जगहों पर ही आप विंड एनर्जी को टैप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक लगा दिया टरबाइन, विंड टरबाइन, काम में नहीं आएगा, बिल्डिंगों से घिरा हुआ है, उतना हवा उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुराई, ठीक है। Apart from these, Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Kerala, Maharashtra and Lakshadweep have important wind farms, ठीक है। इनमें भाई साहब important wind farms हैं, ठीक है। All these are important. Nagarcoil and Jaisalmer are well known for effective use of wind energy in the country, ठीक है। Biogas, shrubs, farm waste, animal and human waste are used to produce biogas
फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरियाज, बहुत बार हम इसको पढ़ चुके हैं, वी नो हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जितना भी आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उससे आप बायोगैस जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये, और लगभग हम सारे एग्रीकल्चरल जगहों पे इसको कवर कर चुके हैं, ठीक है। Decomposition of organic matter yields gas which has higher thermal efficiency in comparison to kerosene, dung cake and charcoal. Biogas plants are set up at municipal, cooperative and individual levels. तो यहाँ पे भी भाई साहब ऐसे बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, इन टैंक्स में भाई साहब बायोगैस डाला जाता है, मतलब जितना भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है, और इससे बायोगैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। So these are biogas plants. The plants using cattle dung are known as gobar gas plants in rural India. These provide twin benefits to the farmer in the form of energy and improve quality of manure. ठीक है। Biogas is by far the most efficient use of cattle dung. Cattle dung का best use है ये। कैटल डंग को लिक्विड फॉर्मेट में भाई साहब इसमें डाल देते हैं, जितना भी ह्यूमन वेस्ट भी आप डाल सकते हैं इसमें, सब कुछ डाल सकते हैं इसमें, जो भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है सब इसमें आप डाल सकते हैं और उसमें से बायोगैस प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मैन्योर, और यहाँ से जो मैन्योर होता है, मतलब जो आपका बाई प्रोडक्ट है उसका बायोगैस प्लांट का, वो होता है मैन्योर, जिसको आप इजीली एज अ फर्टिलाइजर फील्ड्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मैन्योर एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ट्रीज एंड मैन्योर ड्यू टू बर्निंग ऑफ। तो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स में हम क्या कर रहे थे, ट्रीज से भाई साहब वुड से हम उसको बर्न कर रहे थे और काउडंग को बर्न कर रहे थे, लेकिन अगर हम बायोगैस को बर्न करें तो इसका भाई साहब बाई प्रोडक्ट क्या है, मैन्योर। तो काउडंग में जो मतलब हमको ऐश मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, ये मैन्योर हम फील्ड्स में स्प्रेड कर सकते हैं। और प्लस जो ट्रीज काटे जा रहे थे टू गेट एनर्जी, द सेम एनर्जी विल बी अवेलेबल फ्रॉम बायोगैस। सो इट इज अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ यूजिंग फायरवुड और फॉर यूजिंग काउडंग्स, ठीक है। गुड रिप्लेसमेंट है ये, ठीक है। टाइडल एनर्जी मतलब सी वेव्स की एनर्जी। ओशनिक टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स, ठीक है। तो ऐसे भाई साहब इनलेट्स होते हैं, तो बहुत जोर से ओशन का भाई साहब भाव आता है और इस ओशन के हम इसको टैप कर सकते हैं। During high tide, water flows into the inlet and gets trapped when the gate is closed. तो भाई साहब ये इनलेट में जाता है ऐसे और फट से गेट बंद हो जाता है ऐसे, तो ये वाटर क्या हो गया भाई साहब, ट्रैप हो गया, ठीक है। After the tide falls outside the flood gate, the water retained by the flood gate flows back to the sea via a pipe that carries in through a power generation turbine. तो आपका पैसा कैसे जाता है, ये ऐसे गया और ये पावर जनरेशन टर्बाइन से होता हुआ फिर से ये सी में जाता है, ठीक है। इट इज बेसिकली रिलीज इनटू द सी। तो ये वाटर गया इसमें भाई साहब एंड देन इट इज अगेन गोइंग इनटू द सी। ये आपका पावर जनरेटिंग टर्बाइन है। मतलब समझ रहे हो, ये बहुत जोर से सी वेव आया, फट से भाई साहब घुस गया इसके अंदर, तो इसका बहुत ज़्यादा वेव है, ये भाई साहब जाएगा टर्बाइन में बहुत जोर से। जब ये जाएगा टर्बाइन में तो मैग्नेट्स को घुमाता हुआ जाएगा और फिर भाई साहब ये सी में चला जाएगा फाइनली। तो वी आर नॉट यूजिंग सी वाटर, वी आर गिविंग द सी वाटर बैक टू सी, इट्स जस्ट दैट वी आर यूजिंग इट्स एनर्जी। बहुत जोर से टाइडल वेव आया, आप भाई साहब कभी अगर खड़े रहेंगे सी बीच में तो आप देखेंगे उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बहुत जोर से ठप से मारता है, कभी कभी आप गिर भी जाएं, ठीक है। तो ये बहुत जोर से आया, इस एनर्जी को हमने यूज़ किया है, इसी फ्लोइंग वाटर को हमने टैप किया, ठीक है। जैसे इसका एरिया कम कर दिया, प्रेशर बढ़ गया और ज़्यादा, और ये जाकर भाई साहब विंड टर्बाइन में, सॉरी अपना टर्बाइंस में जाता है, जहाँ पे ये मैग्नेटिक टर्बाइंस को रोल करता है और उससे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दैट बेसिकली जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। इन इंडिया द गल्फ ऑफ खाम्बात, द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, on the western coast and the Gangetic Delta in Sundarban regions of West Bengal provide ideal conditions for utilizing tidal energy, ठीक है। Geothermal energy refers to the heat and electricity produced by using the heat from the interior of the earth. तो temperatures हैं भाई साहब देखो interior of the earth में, ये high temperatures हैं, ठीक है। Temperatures in the earth where the geothermal gradient is high, high temperatures are found at shallow depths. Groundwater in such areas absorbs heat from the rocks and becomes hot. तो भाई साहब ये रॉक से absorb करेगा और becomes hot, इसको हम geothermal energy बोलेंगे। It is so hot that when it rises to the earth's surface, it turns into steam. आपको भाई साहब अर्थ के सरफेस में ऐसे बहुत सारे एरियाज मिलेंगे जहाँ पे स्टीम खोलता हुआ निकल रहा है, ठीक है। This steam is used to drive turbines and generate electricity. There are several hundred hot springs in India which could be used to generate electricity.
Two experimental projects have been set up in India to harness geothermal energy. One is located in Parvati Valley near Manikaran in Himachal Pradesh and the other is located in the Puga Valley in Jammu and Kashmir. ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, हमने बहुत ज़्यादा इसको टैप नहीं किया है. How is geothermal energy produced? Name the sites where it is produced. Geothermal energy exists because the earth grows progressively hotter with increasing depth. जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं उसमें टेम्परेचर बढ़ता रहता है. आप अगर कभी गड्ढा खोदेंगे तो आप पसीने से तर हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे अर्थ के टेम्परेचर्स हॉट होते जाएंगे. When the geothermal gradient is high temperatures are found at shallow depths. Groundwater in such areas absorbs heat from the rocks and becomes hot. तो यहाँ पे भाई साहब अर्थ है, अर्थ के कहीं नीचे ग्राउंड वाटर है और यहाँ पे भाई साहब जियोथर्मल एनर्जी की वजह से कभी कभी ये जो ग्राउंड वाटर है ये हॉट बन जाता है और ये स्टीम बन जाता है. और इसी स्टीम को अगर जगह मिल गया ऊपर जाने का तो कैसे भी करके ये ऊपर जाकर बहुत ज़ोर से इवॉल्व होता है, ठीक है, निकलता है. Groundwater in such areas absorbs heat from the rocks and becomes hot. It is so hot that when it rises to the earth's surface, it turns into steam. This steam is used to drive turbines and generate electricity. There are several hundred hot springs in India which could be used to generate electricity. Two experimental projects have been set up in India to harness geothermal energy. One is located in Parvati Valley near Manikaran in Himachal Pradesh and the other is located in the Puga Valley in Ladakh. ठीक है, so ये आपको लिखना पड़ेगा geothermal energy के. Conservation of energy resources. Energy is a basic requirement for economic development. Every sector of the national economy, चाहे वो agriculture हो, चाहे वो industry हो, चाहे transport हो, चाहे commercial and domestic, needs inputs of energy. ठीक है, इस पे inputs of energy लगेंगे. ठीक है, the economic development plans implemented since independence necessarily required increasing amounts of energy to remain operational. As a result, consumption of energy in all forms has been steadily rising all over the country. In this background, there is an urgent need to develop a sustainable path of energy development. Promotion of energy conservation and increased use of renewable energy sources are the twin planks of sustainable energy. तो ये भाई साहब twin planks हो जाएंगे. Promotion of energy conservation, ठीक है. India is presently one of the least energy efficient countries in the world. बहुत कम ही हमने एनर्जी को प्रॉपरली टैप किया है, ठीक है. लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज. वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ आवर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज. पानी किस तरह से यूज़ करना है, पेट्रोलियम किस तरह से. तो आप देखो भाई साहब, आप अगर इफ़ यू गो इनटू स्विट्ज़रलैंड विच हैपन्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, वहाँ पे अगर आपको 4 व्हीलर लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके लाइसेंस मिलने का जो प्रोसेस है वो इतना कड़ा है कि भाई साहब किसी को भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिलता है, ठीक है. लोगों के जूते घिस जाते हैं, मतलब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हुए. तो लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है बट टू फॉलो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे बहुत एफिशिएंट है. तो वहाँ पे रनिंग व्हीकल्स जो है वो कम है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत एफिशिएंट है. अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्या होता है, ज़्यादा करके जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ऐसा, अभी आप देखोगे एक ही घर में भाई साहब 3-3 गाड़ियाँ हैं, लोग अलग अलग गाड़ियाँ निकाल के जा रहे हैं, ठीक है. लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भाई साहब आपका बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम पे एक ही जगह पे पहुंचा देगा. यूजेज कम होगा, पेट्रोलियम कम जलेगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगा. इसीलिए स्विट्जरलैंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज, ठीक है, एंड इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, ठीक है. दे हैव मेंटेन देयर कार्बन लेवल्स वेरी लो आउट देयर बाय दिस, ठीक है. तो हमारे यहाँ पे कोई रोक टेक नहीं है भाई साहब. एक ही गाड़ी के 5-5, एक ही इंसान के भाई साहब 5-5 गाड़ियाँ होती हैं, हाँ, ठीक है. वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ आवर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एज कंसर्न सिटीजन्स वी डू आवर बिड बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स. Switching off electricity when not in use, using power saving devices and using non-conventional sources of energy, or after all energy saved is basically energy produced, ठीक है. So this was all about mineral and energy resources. Is it anything that is not covered, और कुछ है इसमें जो कवर नहीं हुआ है? Okay, tomorrow we'll start with money and credit. Okay, thank you.